नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है समास। अपने समास के टॉपिक को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और काफी सारी बातें हमने समास के बारे में यहाँ पर जान ली हैं। तो आज हम देखिए, इससे जो हमारा पिछला सेशन था उसमें हमने अव्ययी भाव समास को क्लियरली पढ़ा था, बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था। उसके जो विशेषताएं थी कि क्या होता है अव्ययी भाव समास में। तो जैसे कि इसके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा था कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास में जो आपका पहला पद होता है, पूर्व पद, जैसे आपका राजपुत्र, तो राजपुत्र में जो राज यानी कि पूर्व पद, ये आपका इस तरह से प्रधान पद होता है। तो इसको आप अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो आपने यहाँ पर समास, अव्ययी भाव समास को हमने यहाँ पर क्लियर किया था। और उस अव्ययी भाव समास के बाद हमने अपना जो नेक्स्ट जो अगला हमारा समास था तत्पुरुष समास को पढ़ा था। तो तत्पुरुष समास में हमने कहा कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है और इसमें परसर्गों का लोप हो जाता है। क्या पढ़ा था हमने कि इसमें परसर्गों का लोप हो जाता है। देखिए, इस तरह से हमने तत्पुरुष समास के विषय में पढ़ा था कि जिस समास में उत्तर पद यानी कि जो बाद का पद होता है वो प्रधान होता है और पूर्व पद यानी कि जो पहला पद होता है वो गौण होता है, वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे धर्म का ग्रंथ, तो पूर्व पद यहाँ पर उत्तर पद यानी कि जो ग्रंथ शब्द है ये आपका प्रधान है, धर्म का ग्रंथ, और इसमें पूर्व पद गौण है और इसमें परसर्गों का लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है? परसर्गों का लोप हो जाता है। क्या होते हैं परसर्ग? तो परसर्ग या परसर्गों को हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं और कारक चिन्ह भी कहते हैं। तो परसर्गों का लोप जहां पर हो जाता है उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। देखिए बच्चे, नोट डाउन करते रहेंगे साथ के साथ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर तत्पुरुष समास के प्रकार या तत्पुरुष समास के भेदों को भी डिस्कस किया था कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो 6 भेदों में सबसे पहला भेद था कर्म तत्पुरुष। सबसे पहला भेद था कर्म तत्पुरुष, जिसमें हमने तत्पुरुष समास में हमने पहले कर्म तत्पुरुष को पढ़ा। तो देखिए, कर्म तत्पुरुष नाम जो है आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। कैसे समझना है? कि इसमें कर्म कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। इसमें कर्म कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे ग्रंथकार, ग्रंथकार ग्रंथ को लिखने वाला, ग्रंथ को लिखने वाला, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया ग्रंथकार। ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर हमने टॉपिक पढ़ा और देखिए मैंने इस पे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए थे, जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको घर से लिखकर लाने को कहे थे। तो कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने होमवर्क किया है घर पर? कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने होमवर्क किया घर पर? हैंड रेज करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे जिन्होंने इस टॉपिक को घर पर रिवाइज किया और जो होमवर्क था वो भी कंप्लीट किया। फटाफट हैंड रेज करेंगे। किसी ने भी नहीं किया? किसी ने भी, जो हमने अपने पिछले सेशन में जो भी टॉपिक यहाँ पर पढ़ाया था, जो भी चीजें यहाँ पर पढ़ाई थी घर पर, रिवाइज आप लोगों ने नहीं किया? देखिए बच्चों, ऐसे आपका यहाँ पर देखिए आपकी पढ़ाई हो रही है, आपकी क्लास चल रही है, तो आपको कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आप
उस अगर हम 100% आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो उसमें से 10% कम से कम आप सीखिए, 10% कम से कम आप समझिए। तो घर पर जरूर रिवाइज करें। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल लिखने के लिए कहा था कि ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला, कर्म कारक चिन्हों का लोप। इसी तरह से ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, परलोक को गमन, परलोक गमन। ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा था जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, या कीटनाशक, कीटों को नाश करने वाला। तो को जो है आपका वो क्या है, कर्म कारक चिन्ह है। तो इसमें कर्म कारक चिन्हों का यहाँ पर कर्म कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, जिससे ये समास बनता है, इसीलिए इसको कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला करण तत्पुरुष समास हमने यहाँ पर पढ़ा था, जिसमें से और के द्वारा। तो इसके भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर बताए थे और कुछ एग्जाम्पल्स घर से लिखकर लाने को कहे थे। जैसे हमने कहा कि मन चाही, मन से चाही, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। ठीक है, इस तरह के और भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके होते हैं। तो आप लोगों ने अगर किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो घर पर जरूर एक बार इसको पढ़ेंगे और जो भी हमने यहाँ पर पढ़ाया है उससे कुछ एग्जाम्पल्स लिखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पर पढ़ा था संप्रदान, संप्रदान जिसमें के लिए का लोप हो जाता है, संप्रदान जिसमें के लिए का लोप हो जाता है। तो जैसे देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, रसोई के लिए घर, रसोई घर, स्नान घर, स्नान के लिए घर। इस तरह से देवालय, देव के लिए आलय। तो जहां पर के लिए, के लिए, के लिए शब्दों का प्रयोग होता है उसको हम कहते हैं संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, तो इसके भी मैंने एग्जाम्पल आपको लिखवाए थे और आपको होमवर्क में दिया था। नेक्स्ट हमने पढ़ा यहाँ पर अपादान तत्पुरुष। नेक्स्ट हमने पढ़ा अपादान तत्पुरुष, और अपादान तत्पुरुष में मैंने आप लोगों का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर किया था कि से और से, जब आप यहाँ पर करण तत्पुरुष पढ़ते हैं तो उसमें भी आप से कारक चिन्ह को देखते हैं, और जब आप अपादान तत्पुरुष पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप से कारक चिन्ह को देख रहे हैं। लेकिन ये कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों को, कैसे आप इनको यूज करेंगे, कैसे आप उसका नाम लिख पाएंगे, सही सही समास आप कैसे बता पाएंगे, तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया था कि जहां पर अलग होने के विषय में, जहां पर साधन के बारे में बताया जाता है उसको हम कहते हैं करण तत्पुरुष, और जहां पर अलग होने की बात की जाती है उसको हम कहते हैं अपादान तत्पुरुष। ठीक है, तो इस तरह से ये जो से है और वो जो से है बिल्कुल अलग अलग है। और जब आप इस तरह के एग्जाम्पल देखिए, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, रोग से मुक्त, रोग मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे शब्द, पाप मुक्त, पाप से मुक्त। तो जहां पर अलग होने की बात की जा रही हो उसको हम कहते हैं अपादान तत्पुरुष। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, संबंध तत्पुरुष। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संबंध तत्पुरुष। देखिए, संबंध तत्पुरुष जो हमारा यहाँ पर ये पॉइंट है, इसमें क्या होता है, संबंध कारक चिन्हों का, जैसे संबंध कारक चिन्हों का लोप हो जाने के कारण ये समास बनता है। संबंध कारक चिन्ह जैसे काके की, ठीक है, तो का के की, राजा का पुत्र, तो राजा और उसके बीच में उसके पुत्र के बीच में जो का शब्द है, राजा का पुत्र, जो दोनों के बीच में संबंध दर्शा रहा है, दोनों के बीच में संबंध दिखा रहा है, उसको संबंध कारक चिन्ह कहा। ठीक है, तो जैसे राजसभा, राजा की सभा, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राज पुत्र। क्लियर, राजा का पुत्र, राजपुत्र। ठीक है, तो इस तरह के जो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है का के की, ये सारे कैसे हैं, संबंध कारक चिन्ह है। कैसे हैं,
संबंध कारक चिन्ह है। जैसे हिमालय, हिमालय, हिम का आलय, आलय यानी कि हिम का आलय, हिमालय, आलय अर्थात घर, ठीक है। तो हिमालय, तो इसको हम यहाँ पर जो का शब्द है उसका लोप हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, हिमालय, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम कहेंगे संबंध तत्पुरुष। सभी बच्चे साथ के साथ नोट डाउन करेंगे, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो बिना डरे, बिना हिचके पूछ सकते हैं और अपनी भी कोई जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो बता सकते हैं अपने इस सेशन से जुड़ी हुई। तो इस तरह से संबंध तत्पुरुष में भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके आते हैं। विद्यासागर, विद्या का सागर, राजकुमार, राजा का कुमार, राजकुमारी, राजा की कुमारी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं संबंध तत्पुरुष के भी। लेकिन संबंध तत्पुरुष जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि मैं आप लोगों से कहती हूँ बार बार कि किसी भी चीज को रटना बिल्कुल नहीं है, किसी भी चीज को रटना नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे हमने कहा संबंध तत्पुरुष, तो संबंध कारक जो चिन्ह होते हैं उन्हीं का लोप होगा, जैसे का, के, की, ठीक है। तो ये यहाँ पर संबंध कारक चिन्ह है, इसको हम कहते हैं संबंध तत्पुरुष। तो जब भी आपको शब्द दिया जाता है उसको एक बार रीड कीजिए, उसका समास विग्रह कीजिए और तब जाकर जो आपको शब्द प्राप्त होता है वो आपको बताएगा कि इसमें कौन सा समास है, ठीक है। क्लियर सभी को? अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट 6 की तरफ, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, तो अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है, यहाँ पर मैं और पर का लोप हो जाता है। अधिकरण तत्पुरुष में मैं और पर का, अधिकरण कारक चिन्ह मैं और पर का लोप हो जाने से यह समास बनता है, ठीक है। जैसे जल समाधि, जल में समाधि, जल में समाधि, आप बीती, आप बीती, तो आप बीती को हम कैसे लिखेंगे, आप पर बीती, आप पर बीती। तो जब भी आपको शब्द दिया जाता है आप बीती, तो या कोई भी शब्द, आप सबसे पहले उसका इस तरह से समास विग्रह करेंगे, यानी कि उसको उसकी पूर्वावस्था में लेकर आएंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किस तरह के कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर कौन सा समास है। तो आप जब आपको मैं और पर कारक चिन्ह जहां पर दिखाई देते हैं वहां पर आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, वहां पर आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे जैसे सिर दर्द, सिर दर्द, तो कैसे हम इसका समास विग्रह करेंगे, सिर में दर्द, ठीक है। सिर दर्द यानी कि सिर में दर्द, तो जो आपका मैं है इस परसर्ग का यहाँ पर लोप हो जाएगा, इस कारक चिन्ह का, इस विभक्ति का यहाँ पर लोप हो जाएगा। सिर दर्द, सिर में दर्द, ठीक है। तो मैं और पर का लोप होने से यह समास बनता है। और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह के होते हैं, जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, रणवीर, रण में वीर, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को भी आप लिखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लिख कर लेकर आएंगे। और देखिए समास जो है आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है आपके हिंदी व्याकरण का, तो इसको अगर आप इस तरह से इजीली समझ पाएंगे, इस तरह से इजीली अगर आप देखिए यहाँ पर जो हमने चीजें लिखी हैं, क्योंकि अगर बहुत सारा हम लिखते हैं तो हमें वो सारी चीजें रटनी पड़ती है, तो हमने यहाँ पर मेन पॉइंट्स आपको नोट डाउन करवाए हैं, मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखवाए हैं, तो इनको लिखिए। और सबसे मेन बात है कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स
एक जैसे हमने समास यहाँ पर लिखा है तो उसके ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स लिखने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स होमवर्क में लिखिए, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप समझ पाएंगे। घर पर जरूर रिवाइज करें। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा जो समास है, देखिए हमने कितने समास आपको यहाँ पर बताए थे। हमने समास के आपको 6 भेद बताए थे, जिसमें से पहला भेद हमारा क्लियर हो चुका है, अव्ययी भाव। दूसरा भेद भी हमारा क्लियर हो चुका है, तत्पुरुष समास। तीसरा भेद अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, कर्मधारय समास। तो आखिर क्या होता है कर्मधारय समास, किसे कहते हैं कर्मधारय समास? चलिए किसी बच्चे को अगर पता हो, क्योंकि 10th क्लास में पहले भी हमने ये चीजें पढ़ी है, 10th क्लास से पहले भी हमने समाज के बारे में पढ़ा है या समाज के भेदों को हमने डिस्कस किया है। तो किसी बच्चे को अगर पता हो कि कर्मधारय समाज की क्या विशेषताएं होती हैं, आखिर होता क्या है कर्मधारय समाज? जीआई से डुंगरी, क्या बच्चे आप मुझे सुन पा रहे हैं? जीआईसी डुंगरी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं बच्चे? और कोई बच्चा और कोई स्कूल जो भी सुन पा रहा है वो अपने सिस्टम के माध्यम से या चैट के माध्यम से हैंड रेज कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कर्मधारय समास, कुछ तो पता होगा आपको समास के विषय में। यस, जीआईसी महाकालेश्वर, क्या बच्चे आप मुझे सुन पा रहे हैं? वेरी गुड, सिर्फ सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, या सिर्फ सुनाई दे रहा है? समझ में आ रही है चीजें? देखिए यहाँ पर बैठे हैं तो समझ में आ रही है तो हाँ बोलिए, अगर नहीं समझ में आ रही है तो ना बोलिए। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। आपको दोबारा से रिपीट कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए ही हम खड़े हैं, आपको पढ़ाने के लिए ही हम यहाँ पर हैं। तो अगर समझ में चीजें नहीं आ रही हैं तो भी हैंड रेज कर सकते हैं, बिल्कुल भी डरने की, हिचकिचाने की, शर्माने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है कर्मधारय समास? आप लोगों ने समास पहले पढ़े हैं, समास पहले पढ़े हैं आप लोगों ने? यस, वेरी गुड। तो कितने बच्चों को आता है समास के बारे में कुछ भी? क्या होता है समास? सिर्फ परिभाषा ही क्लियर कर दीजिए। महाकालेश्वर, यस बच्चे? वेरी गुड कि आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप हैंड रेज कर रहे हैं। लेकिन ऐसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है, कुछ प्रश्न किया जाता है, जो भी आपको आता है, जितना भी आपको आता है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा बताना है, आपको पूरा क्लियर करना है। कभी तो आपने समास पढ़ा होगा, कैसा भी, कुछ भी। और इससे पिछले 3 सेशंस से हम इस पार्ट को पढ़ रहे हैं कि समास किसे कहते हैं। तो कर्मधारय समास आखिर होता क्या है? कर्मधारय समास, देखिए कर्मधारय समास जिसका यहाँ पर उत्तर पद यानी कि बाद का जो पद होता है वो क्या होता है? विशेष्य होता है, और पहला पद विशेषण होता है। यानी कि जो बाद का पद, दोनों उपमान और उपमेय यानी कि विशेषण और विशेष्य का काम करते हैं। अब ये विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या है? वह समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, और बाद का पद हमेशा प्रधान होता है। हमेशा दूसरा पद, यहाँ पर पहला पद विशेषण और दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, साथ ही दूसरा पद प्रधान भी होता है, मुख्य होता है। और देखिए आप इसको दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं, जैसे हमने कहा विशेषण और विशेष्य होते हैं, इसी तरह से पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, इसे
कर्मधारय समास कहते हैं, इसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर पहले एग्जाम्पल देखिए कुछ, उसके बाद आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें शब्द है, कैसे पहचान करेंगे इसको, कैसे जानेंगे कि इसमें कर्मधारय समास है जो, के साथ, के समान। तो जब मैंने आप लोगों से कहा कि जब भी आपको कोई शब्द दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस शब्द में कौन सा समास है, इस शब्द में कौन सा समास है, तो आप उसका समास विग्रह करेंगे और इस तरह के शब्दों से आप उसकी पहचान कर पाएंगे। जब आप उसको उसकी पूर्वावस्था में लाएंगे तो इस तरह के शब्दों से आप उसकी पहचान करा पाएंगे। है जो, के साथ, के समान, के रूपी, की सी, गुणों की चर्चा आदि, यानी कि जहां पर गुणों की चर्चा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे और इस तरह से उसकी पहचान होगी। तो कुछ एग्जाम्पल कोई बच्चा, अब तो समास भी क्लियर हो चुका है, कोई एक एग्जाम्पल फिर से देख लीजिए पहचान करने के लिए। है जो, के साथ, के समान, के रूपी, की सी, और जो गुण होते हैं, किसी भी गुण की चर्चा जहां पर हो, तो जैसे चरण कमल या प्राण प्रिय, ठीक है, या कमल नयन। तो जैसे कमल नयन अगर हम कहेंगे तो कमल नयन का आप समास विग्रह करेंगे तो कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। तो जहां पर ये शब्द आएगा आप समझ जाएंगे कि ये आपका कर्मधारय समास है। इसी तरह से दूसरा यहां पर है जो शब्द यहां पर है, भला मानस। तो भला है जो मानस, भला है जो मानस, कहते हैं ना भला मानस है, ये अच्छा व्यक्ति है, यानी कि भला मानस। तो भला मानस शब्द का आप संधि समास विग्रह करेंगे, आएगा भला है जो मानस, ठीक है। तो इस तरह से इसकी पहचान की जाती है। अब कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो नोट डाउन भी करेंगे साथ के साथ। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में साफ साफ आपको यहाँ पर क्लियर किया गया है। चरण कमल, पहला एग्जाम्पल है चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्र मुख, चंद्र के समान मुख, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, चंद्र के समान मुख। तो चंद्र जैसा मुख भी कह सकते हैं, चंद्र के समान मुख भी कह सकते हैं, के समान मुख भी आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह से देहलता, देह रूपी लता, तो देह के जैसी लता, ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। कनक लता, कनक लता, कनक की सी लता, ठीक है, कनक की सी लता। तो कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिए, बाकी के कुछ एग्जाम्पल, बाकी के कुछ उदाहरण बहुत ही ज्यादा इजी है। कैसे कि जिसका पहला पद आपका विशेषण होता है, ठीक है। चरण कमल, नील गगन, चंद्र मुख, देह लता, कनक लता, ठीक है। तो कमल के समान चरण, पहला पद आपका विशेषण हो गया। नीला है जो गगन, नीला क्या है, ये विशेषण है। चंद्र जैसा मुख, चंद्र, मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्र से की गई है, यानी कि चंद्रमा विशेषण के तौर पर वहां पर बताया गया है। तो चंद्र क्या है, विशेषण है। देह रूपी लता, देह रूपी लता, जैसे कोई लता होती है, कोई टहनी होती है, पेड़ होती है, वो एक देह रूपी, यानी कि वो एक अच्छे से एक देह के रूप में बनी हो, शरीर के रूप में बनी हो, आकार उसने उस तरह का लिया हो, तो देह रूपी लता। कनक सी लता, कनक सी लता, कनक स्वर्ण, तो यहाँ पर लता यानी कि जो टहनी है उसकी जो उसको बताया गया है कनक के समान।
तो इस तरह से बहुत सारे और भी इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं। मृग नयन, मृग नयन, मृग के समान नयन, मृग के समान नयन, मृग नयन। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। लोह पुरुष, लोह के समान पुरुष। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल इस पर बन सकते हैं। तो सभी बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे और साथ के साथ इसमें और भी एग्जाम्पल आप लोग लिखकर लेकर आएंगे। और सबसे पहले तो बताइए कि सभी को समझ आ रही है चीजें। हैंड रेज करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे, जो भी हम पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड। बस केवल जीआईसी महाकालेश्वर के बच्चों को ही समझ आ रहा है, बाकी बच्चों को नहीं आ रहा है? बाकी बच्चों को नहीं समझ आ रहा है? बाकी स्कूल्स, बाकी बच्चे, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई हैंड रेज नहीं। बच्चे आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, तो थोड़ा बहुत तो रिस्पॉन्स कीजिए, थोड़ा बहुत तो रिस्पॉन्स दिखाइए कि हाँ हम क्लास में हैं। हाँ मैम, हमें आवाज आ रही है, हमें सुनाई दे रहा है। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि आपको नहीं समझ आ रहा है तो खड़े होकर आप पूछिए, आप प्रश्न कीजिए, आप बिल्कुल डरिए नहीं, घबराइए नहीं। अपनी क्लास में भी जब भी आपको कोई डाउट होता है आप किसके पास जाते हैं? अपने टीचर्स के पास जाते हैं। तो सेम यहाँ पर भी वही है, आपको केवल माइक का यहाँ पर प्रयोग करना है। तो कक्षा में बैठने से पहले, क्लास में बैठने से पहले अपना प्रॉपर माइक चेक कर ले, अपना जो सिस्टम है उसको पूरा रेडी रखें कि अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप वो क्लियर कर सके, है ना। तो ये सारी चीजें आपने रेडी रखनी है और बिल्कुल भी शर्माना, हिचकिचाना या डरना नहीं है कोई भी चीज पूछने के लिए। ठीक है, नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ के साथ। और देखिए यहाँ पे मैं बहुत सारा आपको नहीं लिखवा रही हूँ, केवल मेन पॉइंट्स आपको लिखवा रही हूँ। तो आप उनको नोट डाउन करेंगे और बाकी की चीजें आप घर पर रिवाइज करेंगे साथ ही, और इसमें एग्जाम्पल्स भी ऐड करेंगे। अगला है हमारा द्विगु समास। अगला हमारा टॉपिक है, अगला हमारा समास है द्विगु समास। क्या होता है द्विगु समास? कौन बच्चा क्लियर करेगा क्या होता है द्विगु समास? कौन बच्चा बताएगा क्या होता है द्विगु समास, किसे कहते हैं? चलिए, ये आपका होमवर्क है, लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए द्विगु समास, और उसके बाद आप घर से इसके बारे में पढ़कर आएंगे। सबसे पहले हम क्लास में यहाँ पर डिस्कस करेंगे द्विगु समास होता क्या है। आप ही लोग बताएंगे कि द्विगु समास होता क्या है, यानी कि इसकी विशेषता क्या है। हमने कहा कि हम हर एक समास को उसकी विशेषता से पहचानते हैं। ठीक है, जैसे हमने अव्ययी भाव समास को पहचाना, जैसे हमने तत्पुरुष समास को पहचाना, जैसे हमने कर्मधारय समास को पहचाना, तो ऐसे ही हम द्विगु समास की क्या विशेषता होती है ये आपको पढ़कर लानी है। और यहाँ पर जब हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें हम सबसे पहले द्विगु समास के विषय में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उसकी परिभाषा या एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। तो हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।